गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो साउथ इंडिया में 6 से 9 सेंचुरी में कैसा रहा। जैसा कि आपने देखा था प्रीवियसली कि द फेज ऑफ चोल चेरा पांड्या संगम एज, तो संगम एज के बाद फिर से एक बार ऐसा है कि एक 200 प्लस ईयर्स का एक ऐसा पीरियड है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये 300 के अराउंड पीरियड में कोई भी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री के पास नहीं है कि उस पीरियड में कौन कहाँ पे रूल कर रहे थे। लेकिन यहाँ से फिर कंटिन्यूटी साउथ की मेंटेन है। चालुक्य डायनेस्टी का आना या फिर पल्लवा डायनेस्टी का आना या फिर चोला डायनेस्टी का इमरजेंस होना, उसके बाद अब महाराष्ट्र फिर देखते हो कि जो चालुक्य के डिक्लाइन पे राष्ट्रकूट का इमरजेंस होता है, तो यहाँ से कंटिन्यू अभी तक की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे साउथ में 6 सेंचुरी से लेके विजयनगर तक की आगे की कहानी फिर कैसे कंटिन्यू होती है। अब है कि इस समय में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था 6 सेंचुरी से 9 सेंचुरी में। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में ये देखने को मिला कि कई सारे नए पावर इमर्ज होते हैं, जैसे बादामी के चालुक्य है ना, 6 से 8 सेंचुरी के अराउंड में हर्ष के पीरियड के टाइम तक ये लोग काफ़ी पावरफुल रहते हैं। उसके बाद हर्ष के बाद 100 ईयर्स तक रहते हैं, लेकिन डिक्लाइन हो जाता है। जो नॉर्थ में हर्षा का पीरियड चला उस पीरियड में देयर रोल इन पॉलिटिक्स वर मॉडरेट बट इन कल्चर एंड आर्किटेक्चर दे एक्सेल्ड, है ना। तो चालुक्य, अभी आप साउथ में देखोगे कि हम लोगों ने आगे देखा या देखेंगे, है ना, द 3 आर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ टेम्पल, है ना, नागर, बेसर और द्रविड़। तो द्रविड़ वाला सेक्शन जो है वो साउथ में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ से जितने भी किंगडम आएंगे, चाहे वो चालुक्य हो, पल्लवा हो, चोला हो, सबका जो आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, ये देखने को मिलेगा। पैरेलली पल्लवा ऑफ कांचीपुरम, तो एक तो है साउथ में क्या हो गया, बादामी के चालुक्य। अगर आपको समझने में परेशानी होगी तो महाराष्ट्र कर्नाटका के एरिया में चालुक्य आ गया और रेस्ट तमिलनाडु और बचे हुए कर्नाटका के एरिया में हाफ हाफ बांट दो आप, तो यहाँ पे पल्लवा ऑफ कांचीपुरम आ जाते हैं। ये दो बहुत बड़े पावरफुल है। उसके अलावा भी छोटे छोटे किंगडम है केरला में, गोवा में, ये देखने को मिलता है। बोथ डायनेस्टी गिव जनरल पॉलिटिकल लीडरशिप बट मेजर कल्चरल कंट्रीब्यूशन, है ना। इस पीरियड में आप देखोगे कि मल्टीपल बुक्स लिखे जाएंगे अलग अलग, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, राइट। और टेम्पल जो है वो टेम्पल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होगा, तो ये देखने को मिलता है। तो कल्चरली काफ़ी रिच टाइम पीरियड ये था। अब चलो क्या रिमेंबर फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पल्लवा प्रमोट शिविज्म वैष्णविज्म। पल्लव जहाँ पर शिविज्म वैष्णविज्म को, दैट इज अलवार और नयनार वाला कॉन्सेप्ट आएगा इस पीरियड में। वो अलवार और नयनार हम लोग देखेंगे क्या होता है। एक तरफ इंडिया में नॉर्थ में भी भक्ति मूवमेंट चल रहा था, साउथ में भी भक्ति मूवमेंट चलेगा, तो भक्ति ट्रेडिशन में अलवार नयनार पल्लवा के पीरियड में आएगा। दिस डायनेस्टी सेट द स्टेज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग साउथ इंडियन पॉलिटिकल राइवलरी। ये हमें देखने को साउथ में एक ट्रेंड सा है कि साउथ में आपसी जो राइवलरी है, तो राइवलरी बहुत लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। ये यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। जो आगे भी आप देखोगे कि राष्ट्रकूटा के पीरियड में, या फिर आगे देखोगे कि विजयनगर और बहमनी के पीरियड में भी ये देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है वो इन लोगों ने सेट कर दिया था। अब है चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले इस मैप को आप देखें तो ये पल्लवों का एरिया है, राइट, और ये वाला एरिया एक्सटेंडेड है, बट ये वाला एरिया कोर एरिया जो है वो चालुक्य डायनेस्टी का है। इस एरिया में इस समय हर्षा का एम्पायर चला रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भास्कर बर्मन है, असम और बांग्लादेश और बंगाल के एरिया में, या उससे पहले शशांक था। यहाँ पे आप देख रहे हो बीच में कलचुरी डायनेस्टी है, यहाँ पे मैत्रक डायनेस्टी है जो हर्षा का रिश्तेदार है, राइट। तो नॉर्थ में हर्षवर्धन, साउथ में दो मेजर पार्टनर्स हैं, दो मेजर राइवल्स हैं, पार्टनर नहीं रहेंगे, चालुक्य और पल्लवा। इसके अलावा छोटे छोटे डायनेस्टीज है, केरला में चेरा है, एकदम सबसे साउथ पॉइंट पे आप पांड्य डायनेस्टी को देखते हो। तो ये सारे इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बीच में आप ये देखो कि इसमें मेजर पार्टी जो है दो ही है, एक चालुक्य है, एक पल्लवा है, और दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी लंबा और काफ़ी स्ट्रांग चलता है। टू डायनेस्टी वर कंटेम्प्रेरी राइवल्स शेपिंग डेक्कन तमिल पॉलिटिक्स, मेन कंट्रोल ओवर कृष्णा तुंगभद्रा दो। अब क्यों ये लड़ रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो कि एक तो कृष्णा नदी होगी कहीं यहाँ पे, है ना, ये वाला सेक्शन।
तो कृष्णा नदी का जो फर्टाइल एरिया है दैट इज कॉल्ड दोआब, है ना, नदियों के दोनों तरफ का जो किनारा होता है जहाँ बाढ़ का पानी आता है तो उससे क्या होती है, फर्टिलिटी मिट्टी की बढ़ जाती है। तो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पे किसका कब्जा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि जो साउथ में है वो दबदबा किसका सबसे ज़्यादा है, ये भी ये मैसेज क्लियर यहाँ से चला जाना चाहिए कि भाई साउथ का सबसे पावरफुल प्रोमिनेंट जो किंगडम है वो कौन सा है। और एक प्रॉब्लम क्या है इस सेक्शन में यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड क्या, कोंकण। ये हो सकता है क्या, नहीं होगा, ओहो फिर मैं फंस गया। हाँ अच्छा, फिर दिखेगा नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा ना। ओके ठीक है, तो कोंकण में समझा रहा था। तो ये जो गोवा वाला सेक्शन है ना, गोवा से मुंबई वाला एरिया, इसको कहते हैं कोंकण कोस्ट। तो जो अरब से ट्रेड हो रहा था, है ना, ट्रेड खास तौर पे किस चीज़ का हो रहा है, हॉर्स का हो रहा है, बिकॉज इस पीरियड में वार बहुत अधिक हो रहे हैं, तो जिसके पास बेटर क्वालिटी के हॉर्सेस हैं वो बैटल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये पूरा ट्रेड कोंकण कोस्ट पे हो रहा है, या और भी तरह के जो भी ट्रेड हैं वो इस कोस्ट पे हो रहे हैं। इसको थोड़ा और आगे कर दो, ठीक है। तो ये कोंकण कोस्ट कहलाता है। तो इस पे किसका कंट्रोल रहेगा, एक तो आपने ये देखा कि ये दोआब वाला जो एरिया है ये किसका कंट्रोल, ये एक कोंकण कोस्ट पे किसका कंट्रोल, और पॉलिटिकल पावर कौन है साउथ का। ये 3-4 बातें एस्टेब्लिश करने के लिए इनका आपस में बैटल चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कोंकण कोस्ट और अनदर कॉन्टेस्टेड जोन ड्यू टू ट्रेड एंड हॉर्स इम्पोर्ट्स war reflected economic and strategic interest and not just territorial ambition. Rivalry arose in shifting border and repeated raids. 6 major war were reduced but not one ended decisively. ये आप देखने को मिलेगा कि ये लोग, ये कांचीपुरम है, ये पल्लवों का हेडक्वार्टर है, और ये बादामी है, ये चालुक्यों का हेडक्वार्टर है। तो चालुक्य आगे बढ़ते हुए एक बार बैटल में ये लोग पल्लवों के हेडक्वार्टर बादामी तक चले जाते हैं और वहाँ इसको पूरा शहर को लूटते हैं। उसका बदला लेने के लिए अगला जो किंग आएगा, है ना, वो चालुक्यों के अंदर उनके कैपिटल में चला जाएगा और यहाँ पे वो कुछ दिन रुकेगा और लूटेगा ताकि इनका जो वर्चस्व है साउथ में वो तोड़ा जा सके। तो ये कंटिन्यू चलने वाला मैटर है, ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। और बॉर्डर वाला इशू तो थोड़ा बहुत वो सब तो चलता ही रहता है। द 6 मेजर वे आर रिड्यूस द कॉन्टेस्ट फाइटिंग ड्रेन रिसोर्स एंड कॉज ऑफ हार्डशिप टू कॉमन पीपुल। द कॉन्टेस्ट फाइटिंग ड्रेन्ड रिसोर्स एंड कॉज्ड हार्डशिप टू कॉमन पीपुल। ये आपको देखने को मिलेगा साउथ में। आप पहले भी संगम डायनेस्टी के पीरियड में आपने देखा था, अभी भी देखोगे कि ये जो बैटल है, इस बैटल के कारण इकोनॉमिकली कोई भी किंगडम इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि बहुत लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाए। एक सर्टेन टाइम का 200-250 साल तक जब तक उसका कोई रूलर पावरफुल होगा तब तक तो ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद ये फिर डिक्लाइन पे चले जाते हैं और इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। और एक फ्यूडल सिस्टम जो था वो तो इंपॉर्टेंट कारण है ही है। इट दिस वाज लेट द बेस ऑफ साउथ इंडिया पावर बैलेंस। अब आते हैं अदर रीजनल पावर्स में। इसके अलावा छोटे छोटे रीजनल पावर थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया कि एक ये चेरा हो गया, एक पांड्या हो गया, ये वेंगी का एरिया हो गया, राइट। और यहाँ पे 1-2 और छोटे छोटे किंगडम होंगे। तो ये सारे किंगडम भी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इन लोगों के रहने के बावजूद भी। ये सबसे बड़ी बात है। अब है कि ये जो सारे छोटे छोटे डायनेस्टीज़ हैं, ये छोटा छोटा जो स्टेट है, इसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, जिसका इन लोगों के ऊपर भी कंट्रोल है, तो वो ओवरऑल लीडिंग पावर होगा साउथ का। सेवरल स्मॉल डायनेस्टीज हैं, कहाँ, गंगा ऑफ कर्नाटका, है ना, गंगा डायनेस्टी कहाँ, कर्नाटका में। कदम्बा ऑफ बंसी हेल्ड ड्यूरिंग ऑफ चालुक्य राइज, ये देखने को मिलता है। ईस्टर्न चालुक्य और बेंगी रूल कंट्रोल। चालुक्यों के ना कई सारे ब्रांच थे, एक ब्रांच इस जो जिसका कनेक्शन मेन चालुक्य से था, एक ब्रांच आंध्रा के एरिया में रूल कर रहा था, एक ब्रांच आपको यहाँ पे कहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो और ये तीसरा ब्रांच था, तो उसी में से एक ब्रांच ये है वेंगी के चालुक्य। अदर क्लान बनास और नलम्स आर प्लेड द शिफ्टिंग रोल्स, है ना, और छोटे छोटे किंगडम जो है वो रोल अपना प्ले। दिस पावर ऑप्टेन अटैक एलाइज ऑफ एनिमीज इन द चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट, acted as allies for enemy in the Chalukya Pallava conflict. Their support could tilt the balance of power in war, है ना। चूंकि मेजर प्रोमिनेंट फिगर दो ही है, तो इस दोनों में जिसके साथ ज़्यादा ये छोटे छोटे किंगडम जो थे, चूंकि इधर आप देख रहे हो कि नॉर्थ में तो ये पूरा एरिया हर्षा के टेक ओवर में,
और नॉर्थ का किंग साउथ में ज़्यादा इंटरफेयर करता नहीं है। तो ये तो पूरा एरिया हर्षा है, तो उधर से तो कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं। और चालुक्यों का जो किंग है पुलकेशिन और हर्षा के बीच में तो नर्मदा के कोस्ट पे बैटल हुआ ही है, जो एहोल इंस्क्रिप्शन हमें बताता है, ये देखने को मिला है। द मेंटेन लोकल इन्फ्लुएंस डिस्पाइट डोमिनेंस ऑफ लार्जर एम्पायर। द मल्टीपल स्ट्रक्चर मेड साउथ इंडिया पॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये कभी होगा क्या कि कभी ये लोग चालुक्य के साथ शिफ्ट कर जाएंगे और कभी ये लोग पल्लवा के साथ शिफ्ट कर जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल प्ले करते रहेंगे और साउथ के पावर को कभी लेफ्ट राइट टिल्ट करते रहेंगे। अब है कि चालुक्य डायनेस्टी जो बादामी के, उसको देखते हैं। ओरिजिन एंड अर्ली रूलर ऑफ द बादामी चालुक्य। चालुक्य रूल फ्रॉम बातापी, ये बादामी कर्नाटका एज ए कैपिटल, जिनका हेडक्वार्टर बादामी है कर्नाटका में। मोस्ट स्कॉलर एग्रीज टू दक्कन फ्यूडरल ऑफ कदम्बा। इसमें बहुत विवाद था, बहुत कन्फ्यूजन था कि ये जो चालुक्य है, ये चालुक्य का ओरिजिन क्या है। फॉरेनर थे, बाहर से आए, इंडियन थे तो कहाँ, जैसे एक थ्योरी थी कि अयोध्या के थे, तो वहाँ से मामला शिफ्ट हुआ। फाइनल कंक्लूजन ये निकाला गया कि नहीं कहीं के नहीं थे, ये कदम्बा डायनेस्टी में, कदम्ब डायनेस्टी कर्नाटका के एरिया में जो था उसमें ये उसके सामंत थे, फ्यूडल थे, है ना। और वहाँ से इनका इमरजेंस होता है और पहले किंग के नाम के फॉर्म में ये आता है, जिसका कोई उस तरह का एग्जिस्टेंस नहीं है। हो सकता है फैमिली के सबसे पहले थोड़े पावरफुल पर्सनालिटी हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रूलर के फॉर्म में पहला नाम पुलकेशिन फर्स्ट का आता है। तो जय सिंह या जयसिम्हा जो भी इनका नाम है ना, ये सेमी इंडिपेंडेंट माना गया, लेकिन फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर का नाम आता है हमारे पास क्या, दैट नेम वाज पुलकेशिन, राइट। तो पुलकेशिन रियल फाउंडर, कंसोलिडेटेड पावर सक्सेसर, है ना। तो पुलकेशिन ने सब कुछ एस्टेब्लिश किया, टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पूरा चीज जो सेटलमेंट है, जिसको रियल संस्थापक कहते हैं किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर डायनेस्टी का। तो पुलकेशिन फर्स्ट 543 से 566 इस पीरियड में ये फाउंड करता है, एस्टेब्लिश करता है, कंसोलिडेट पावर करता है। इसके अलावा और भी रूलर हुए ना, जैसे कीर्ति बर्मन फर्स्ट, है ना, या मंगलेशा, है ना, और पुलकेशिन सेकेंड। अब ये जो मंगलेशा थे, तो मंगलेशा पुलकेशिन सेकेंड का चाचा है, अंकल है, और ये किंग था। तो इसको रिप्लेस करके, इसको मारकर अगला किंग बना था पुलकेशिन सेकेंड, जो इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना जरूरी हो जाता है। दे पेट्रोनाइज बोथ हिंदू एंड जैनिज्म, शोइंग द रिलीजियस टॉलरेंस। ये देखने को मिला है कि जनरली, जैसे कि पुलकेशिन फर्स्ट को आप देखते हो, ये आगे मिलेगा, तो जैन रिलीजन को फॉलो करता था, लेकिन उसने हिंदू रिलीजन को भी पेट्रोनाइज किया, उसने उसमें दान दक्षिणा दी। द डायनेस्टी लास्टेड अंटिल द राष्ट्रकूटा कॉन्क्वेस्ट। 748 में, है ना, 748 में चालुक्य डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इमरजेंस होता है, जो आप देखोगे मेडाइवल में त्रिपाठी स्ट्रगल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो स्ट्रगल चलता है, तो वहाँ पे ये है। तो ये फ्यूडल थे किसके, राष्ट्रकूट, चालुक्य के। अब वो फिर इमर्ज कर जाते हैं, चालुक्य का डिक्लाइन हो जाएगा। अब आते हैं पुलकेशिन फर्स्ट ने क्या क्या किया, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड ये आ गया, ये एस्टेब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग कैपिटल ऑफ बादामी या बातापी। इसने फोर्ट बनाया, डिफेंस मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, और जैसे मैंने अभी बताया कि ये खुद जैन रिलीजन को फॉलो करता था, लेकिन हिंदू रिलीजन को भी पेट्रोनाइज किया। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ। ही रूल अबाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्ट्रक्चरल जरूरत था, करेंसी चलाने, तमाम चीज़ें। सपोर्टेड बोथ एंड जैनिज, ब्राह्मणिकल, हिंदूज, पेट्रोनाइज वैदिक रिचुअल्स वाइल अलाउइंग जैन monk टू फ्लोरिश। ही बैलेंस रिलीजियस पॉलिसी, क्रिएटेड सोशल हार्मोनी, लेट द बेस ऑफ इंपीरियल चालुक्य पावर। तो इसको एस्टेब्लिशमेंट करता माना जाता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इसकी इतनी एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन इसने पूरे जो भी इसके पास एरिया था इनिशियली, उस एरिया को कंक्योर किया, उसको स्ट्रॉन्ग किया, पूरा टैक्सेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया, आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, और तमाम जो जैन और हिंदू थे उसको पेट्रोनाइज किया। इस किंगडम का सबसे बड़ा रूलर आता है हमारे पास पुलकेशिन सेकेंड, है ना। इसने पूरा तूफान मचा दिया नॉर्थ टू साउथ। हर्षा को अगर किसी ने हराया, ऐसा हर्षवर्धन जो बुक है हर्षचरितम, तो हर्षचरितम में ये नहीं कहा गया है कि हर्षा हार गया था पुलकेशिन से। तो हर्षा का, ये पुलकेशिन का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, दैट इज एहोल इंस्क्रिप्शन। तो उसमें पुलकेशिन कह रहा है कि मैंने हरा दिया, लेकिन हर्षा का जो एक्टिविटी है उससे देख के भी ये लग रहा है कि हर्ष जीता तो नहीं था, ये कन्फर्म है। तो दैट इज द पुलकेशिन सेकेंड, टाइम फ्रेम इज दिस। और यही टाइम फ्रेम आप देख रहे हो कि हर्षवर्धन का पीरियड का भी है।
तो दोनों का एकदम सेम टाइम पीरियड है। केम टू थ्रोन ऑफ रिपीटिंग ऑफ अंकल मंगलेशा। ये किंग नेचुरल दावेदार नहीं था, क्राउन प्रिंस नहीं था, इस किंग था यहाँ पे मंगलेश, जिसका मर्डर कर देता है और किंग बनता है। जब आप ऑब्वियस सी बात है कि अगर रॉयल फैमिली में आप मर्डर करते हो और किंग बनते हो तो उस कंडीशन में आपको फैमिली से सपोर्ट तो मिलने से रहा। तो इसके और जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो रिवोल्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने किसी एस्टेब्लिश्ड किंग को रिप्लेस किया था, भले आप उस फैमिली से थे, उससे क्या। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके समय में दोनों प्रॉब्लम इसको झेलना पड़ा, इंटरनली भी और एक्सटर्नल जो चीज़ें थी। तो और लेकिन इसने दोनों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, दैट इज ये। और अपने टाइम पीरियड के बाद लोगों ने ये स्वीकारा कि ये सच में किंग बनने लायक था, इसीलिए किंग बना। नोन एज द ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर। मेन रिकॉर्ड एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन जो है रवि कीर्ति ने लिखा है। ये इसका इसके कोर्ट का कवि है ना, पोएट है, जिसने रवि कीर्ति ने एहोल इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। वह पूरा डिटेल है पूरा एहोल इंस्क्रिप्शन में कि कैसे नर्मदा नदी के कोस्ट के लिए जो है हर्षवर्धन, जो सकल उत्तरापथ स्वामी, नॉर्थ का किंग, नॉर्थ के तमाम हाईवेज रोड का मालिक, जो और सकल दक्षिणा पथपति स्वामी, साउथ के तमाम हाईवेज का मालिक, ऑनर, दोनों के बीच में नर्मदा कोस्ट को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव हर्षा की भी है, इसकी भी है, और दोनों के बीच बैटल होता है। एहोल इंस्क्रिप्शन कहता है कि ये जीत गया, और जो हर्ष चरितम है उसमें बताया गया कि हर्षा जीत गया है, लेकिन कंक्लूजन हिस्ट्री में माना गया कि कुछ निष्कर्ष तक ना जाया जाए, लेकिन ये है कि सिचुएशन देख के यही लग रहा है कि ये जीत गया था, है ना। पुलकेशिन फर्स्ट। अब आते हैं पुलकेशिन के लाइफ का सबसे जो स्ट्रांग और वीक सेक्शन है उसको समझिए। पुलकेशिन के पीरियड में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, किसके समय में, हाँ, पल्लवों के साथ। पल्लव और पुलकेशिन के बीच में जो राइवलरी थी वो स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है साउथ में अपना पावर दिखाने के लिए। जो कृष्णा का और तुंगभद्रा का कोस्टल जो दोआब का एरिया है उसको कोंकण पर कौन कंट्रोल रखेगा, उसको लेके, इन तमाम बातों को लेके स्ट्रगल होता है। और पुलकेशिन अटैक करता है, कहाँ अटैक करेगा, पल्लवों के कैपिटल पर, और वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस समय क्या कह रहा है, एक इन्फॉर्मेशन और कहाँ से आ रहा है कि यहाँ से वनसांग हर्षा के पीरियड का बंदा, उस समय वो पल्लवों के हेडक्वार्टर में था, है ना। और जब ये सिचुएशन देखा तो वो वहाँ से निकलना ही अच्छा समझा, और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग बैटल होने वाला है। ही रूल्स विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडरशिप, ही फेस्ड बोथ इंटरनल राइवलरी एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। ही रीजन वाज कंटेम्परेरीज विद हर्षा शशांका। ये तो नॉर्थ में आप देखेंगे ही या देखा ही होगा, अगर नॉर्थ का क्लास पहले किया है तब देखा होगा, नहीं किया है इसके बाद नॉर्थ का देखोगे, जैसा मर्जी हो। तो मेरे हिसाब से पहले पूरा नॉर्थ पढ़ लेना, फिर साउथ का शुरू से पढ़ना तो ज़्यादा आसान होगा समझना, क्योंकि फिर हैवी हो जाता है। तो हर्षा, शशांक, बंगाल का किंग शशांक, और भास्कर बर्मन, असम का किंग भास्कर बर्मन, और पल्लव, तमिलनाडु और कर्नाटक के एरिया में, आधा कर्नाटक आंध्र प्रदेश के एरिया में पल्लव, है ना। अब ये सारे लोग इसके पीरियड में, दिस मेड इन सेंट्रल टू ऑल इंडिया पॉलिटिक्स। पुलकेशिन उसमें 20 सेंटर ऑफ इंडिया में बैठा हुआ है ना। और हर्षा के साथ आप देखते हो कि इसका कॉन्फ्लिक्ट भी, तो एक मैंने बताया भी कि इसका सिनेरियो है, और इस बीच में पुलकेशिन है ना। तो सेंटर ऑफ द इंडिया ये बैठा हुआ है चारों तरफ से। तो पुलकेशिन का मिलिट्री अचीवमेंट क्या है, कंसोलिडेट पावर डिफीट ऑफ नला मौर्य, छोटे छोटे जो गंग कदम ये सब डायनेस्टी थी उसको टेक ओवर कर लेता है ना। रिड्यूस गंगा टू टेक द फ्यूडरिस, ये एक चीज़ देखने को मिलता है। ये जो छोटे छोटे किंगडम थे ना, इन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ निकाला था कि जब इनके ऊपर कोई बड़ा किंग अटैक करता था तो ये उसके सामंत बन जाते थे, फ्यूडल बन जाते थे। और जैसे ही 100, 200, 150 सालों के बाद वो किंग और उसकी डायनेस्टी कमज़ोर होती थी तो ये फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे। ये पूरा सीक्वेंस साउथ में देखने को मिला। बहुत मतलब यूनिक तरीका है सर्वाइव करने का, कि कोई पावरफुल आ जाए तो उसके शरणागत हो जाओ, और कोई कमज़ोर आ जाए तो रिवेलियन बन जाओ। एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर केरला,
साउथ करना और एक्सपेंड गुजरात लेइंग बेसिस ऑफ सोलंकीज। तो गुजरात के भी कुछ हिस्से में इसने कब्जा कर लिया और जो छोटे छोटे एरिया थे, कोंकण का एरिया हो गया या केरला का एरिया हो गया, इन तमाम चीज़ों पे ये बढ़ते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि डिफीटेड हर्षा इन 630 एट द नर्मदा फिक्स नर्मदा एज ए बाउंड्री। मैंने जैसे आपको बताया था क्या कि हर्षा और इसके बीच में एक बैटल हुआ और ये रही आपकी नर्मदा नदी। तो जब ये बैटल हुआ तो ये तय हुआ कि भाई नर्मदा हम लोगों की बाउंड्री रहेगी। और मैंने बताया कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन जीता कौन नहीं जीता, लेकिन ओवरऑल थ्योरी यही है कि पुलकेशिन जीत गया था। इनिशियली डिफीटेड पल्लव महेंद्र वर्मन फर्स्ट। यहाँ पे ये जानना जरूरी है, पल्लव डायनेस्टी का एक रूलर है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये रहा पल्लव का एरिया और ये है कांचीपुरम, पल्लव का हेडक्वार्टर। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम में क्या होता है कि पुलकेशिन अटैक करता है और अटैक करने के बाद ये पल्लवों के हेडक्वार्टर तक चला गया है ना, और उसके हेडक्वार्टर को लूटा, ये किया वो किया जो भी किया, और तमिलनाडु की तरफ अपने पावर का एक्सपेंड भी किया। अब इसके बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद अगला रूलर बनता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसको बदला लेना था है ना, इसने पुलकेशिन पर अटैक किया और पुलकेशिन के लाइफ का सबसे बड़ा जो खराब टाइम है, ये सबसे बड़ा दाग यही है कि पुलकेशिन इसमें हार गया और ये जो पल्लव हैं, कांचीपुरम के पल्लव, इन्होंने चालुक्यों की राजधानी बादामी को टेक ओवर कर लिया। हार गया मतलब पूरा टेरिटरी नहीं दे दिया, ये आर्मी लेके पीछे हट गया है ना, और हेडक्वार्टर पे ये चला गया और वहाँ पे जाके 2-4-10 दिन जितना दिन भी होता है वो कंटिन्यू करता है, फिर वापस अपने एरिया में चला जाता है। तो ये देखने को मिलता है 642 में। तो इसके ऊपर दाग है, उसके बाद इसकी डेथ ही हो जानी है। डिफीटेड और रिमेंबर बातापी कौन, जो ये था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसने जो बादामी पे कंट्रोल किया था, तो इसके लिए इसने एक टाइटल होल्ड किया था बातापी कौंडिन्य का है ना, ये देखने को मिलता है। तो पल्लवों के लिए सबसे प्रेस्टिजियस टाइम था और ये जो पुलकेशिन था इसके लिए सबसे वीकर सेक्स टाइम था। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड लेगेसी ऑफ पुलकेशिन सेकेंड। तो इसमें क्या है कि ये प्रैक्टिस चल रहा है किसका, फ्यूडल सिस्टम का। जो पुलकेशिन सेकेंड की डेथ होती है उसके बाद अगला रूलर जो है कमजोर बनता है, दैट नेम वाज कीर्तिवर्मन। और ये कंटिन्यू आप देख रहे हो कि इसका टाइम पीरियड 642 तक तो ये खुद साहब बैठे हुए हैं और 748 में राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इमरजेंस होता है। मतलब 100 ईयर्स की पूरी कहानी और बीच में बचती है। तो एक दो छोटे छोटे किंग आते हैं जो बहुत वीक होते हैं, उसके पीछे का मैंने आपको कारण क्या बताया कि ये फ्यूडल सिस्टम साउथ में पूरा प्रैक्टिस में चल रहा है। तो रूलर जैसे ही कमजोर होगा सामने वाला उसको फिर टेक ओवर कर लेता है। और अगर जानना हो हमारे पास चालुक्य के बारे में, तो इसने सिविज्म को, वैष्णविज्म को एंड जैनिज्म को है ना, इन सब रिलीजन को पैट्रोनेज दिया, बढ़ावा दिया। और ये दिखाता है कि इसके पीरियड में, चालुक्यों के पीरियड में रिलीजन को लेके किंग का वो जो था डिसीजन है वो काफ़ी टॉलरेंस वाला है, सहिष्णु है। सपोर्टेड वैदिक रिचुअल्स बट आल्सो पैट्रोनाइज जैन स्कॉलर्स। जैसे आपको मैंने बताया कि पुलकेशिन फर्स्ट तो जैन रिलीजन को फॉलो करता था, लेकिन फिर भी हिंदू रिलीजन को पैट्रोनेस देता था, कई बार यज्ञ वगैरह भी करवाया। अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें ट्रेड इनकरेज किया जाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, कल्चरल ग्रोथ तो खैर इस पीरियड का सबसे स्ट्रांग और आइडेंटिकल चीज़ है, चाहे वो चालुक्य का पीरियड हो या पल्लवा का पीरियड हो या चोला का पीरियड हो, ये तमाम कल्चरल ग्रोथ कंटिन्यू होता रहेगा। अरे यार, अब कह रहा ही एम्पायर बिकम ए डिस्टिंक्ट डेक्कन आइडेंटिटी बैलेंसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ओवरऑल आप देखोगे तो हर्षा को किसने रोका, पुलकेशिन सेकेंड ने। चालुक्यों ने अगर नहीं रोका होता तो हर्षा महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ तो आगे बढ़ ही सकता था, तो इसने डेक्कन की एक अपनी आइडेंटिटी बचा के रखी। डेथ लाइक ड्यूरिंग पल्लवा इन्वेजन ऑफ वातापी है ना, डेथ हो जाती है, वातापी पे पल्लवों का कब्जा हो जाता है। डिस्पाइट डिफीट इज रीजन इज सीन एज द जेनेथ ऑफ चालुक्य इंपीरियर ग्लोरी है ना, एक दाग रह गया ये वाला। रिमेंबर्ड फॉर चेकिंग हर्षाज एक्सपेंशन एंड शेपिंग दक्कन पॉलिटिक्स। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें दो बड़े किंग थे, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकेंड, ये दोनों ने एस्टेब्लिश किया। पुलकेशिन सेकेंड का एहोल इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला। हमने ये जाना कि हर्षा के साथ किस बात को लेकर बैटल हुआ और पल्लवों और चालुक्यों के बीच का जो बैटल ग्राउंड था, तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा नदी के दोआब और कोंकण के एरिया को जो है कंट्रोल करने के लिए ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, राइट।
हमारे पास अगला सेक्शन आता है पल्लव डायनेस्टी, जो कि इसका पड़ोसी है, कंटेम्प्रोरी है। तो पल्लवों को हमें जानना होगा कि अब पल्लव का इमरजेंस कैसा रहा, ओरिजिन क्या था, फिर से वही बात, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अलवार नैनार जो मूवमेंट था वो इसी पीरियड में पल्लव के एरिया में स्टार्ट होता है, तो वो कैसा रहा, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। फिर इनका जो भी टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इन चीज़ों को समझेंगे। फिर चोला डायनेस्टी को देखते हैं, तो पल्लवों को चलिए आइए देखते हैं पल्लव डायनेस्टी।